हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे एग्जाम को अब 2-3 दिन बचे हैं। तो इसमें हम जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और जितने भी जो करंट के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं 2020, 21, 22, 23, 24 के, वो करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम अपने जो है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन या जो आने की संभावना है, वे सारे करते हैं। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस को जारी करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और किसी को भी किसी भी टॉपिक में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड या पेपर 1 से रिलेटेड कोई डाउट अभी तक बाकी है, या कोई एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज चाहिए किसी पर भी, आज कल परसों में, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। हम जितना पॉसिबल होगा उसको जल्द से जल्द डालेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया कि नागरिक शक्ति दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, डैश संपत्ति का नियम और संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों में कार्यान्वयन में लगाना है, उपरोक्त सभी केवल आम जनता के भले के लिए है। तो ये किसने बोला? रूसो ने, जॉन लॉक ने, कार्ल मार्क्स ने, या जेएस मिल ने? तो ये बोलते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक जो हैं, उन्होंने सभी कानून जो हैं, जो प्राकृतिक कानून थे, उनको लागू करने और उनके उल्लंघन के लिए दंड का अधिकार जो है सारे समाज को सौंप दिया गया था। इन्होंने आम जनता को ही सौंप दिया था, जो भी कानून लागू करने थे, नेचुरल लॉ, और जिनका भी जो भी उनको उल्लंघन करता उनका दंड देना था। और जो बाकी शेष प्राकृतिक अधिकार बच गए थे, वो प्राकृतिक अवस्था में ही थे, वो उन्होंने उसे प्रदान नहीं किए थे किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं इनका कार्य है? तो मजदूरों के बारे में था। तो माओ तेसोंग, बी आई लेनिन, एंगल्स, या कार्ल मार्क्स? तो मजदूरों के लिए किसने सबसे पहले आवाज उठाई दिया? कौन मजदूरों के लिए बोलते हैं कि जिनकी जो मुक्ति का आधार है वो स्वयं इनका कार्य है? तो कार्ल मार्क्स थे। और कार्ल मार्क्स का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन था बच्चों, आपको याद रखना चाहिए, जो आता है क्वेश्चन काफी बार, कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए जंजीरों के सिवा कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए पूरा विश्व है। कि तुम्हारे पास खोने के लिए केवल जंजीर है, और तुमको पाने के लिए पूरा संसार बाकी है। तो ये मेन कथन था कार्ल मार्क्स का मजदूरों के प्रति। जो श्रमिक क्रांति हुई थी उसमें भी मार्क्स ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था। निम्नांकित में से यह नारा किसने दिया कि साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी श्रमता में सर्वाहार क्रांति है? तो कास्टिक ने, ट्रॉट्स्की ने, एंगल्स ने, या लेनिन ने? तो ये बोलते हैं लेनिन। लेनिन ने यह विचार जो है साम्राज्यवाद पूंजीवादी की अंतिम मंजिल के रूप में दिया था, कि साम्राज्यवाद नष्ट होने जा रहा है, और साम्राज्यवाद जो है पूंजीवाद का विस्तार करता है, और वही सर्वहार वर्ग जो है उसका भी विस्तार करता है। और राष्ट्रीय एकता के नाम पर लड़े जितने भी युद्ध लड़े गए थे, वो सारे वर्ग युद्ध थे। और पूंजीवाद को जो है वर्ग जो है विध्वंस करके समाजवाद साम्यवाद की स्थापना करते हैं। पूंजीवाद जो मजदूर वर्ग है, वो पूंजीवाद वर्ग को समाप्त करके साम्यवाद की स्थापना करते हैं। और लेनिन ये सभी बातें अपनी इंपीरियल बुक में लिखते हैं, जो 1970 में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी सामुदायिक बहस का लक्षण नहीं है? आत्म सम, आत्म संप्रत्यय भारग्रस्त बनाम अभारग्रस्त, सार्वभौमवाद बनाम विशिष्टतावाद, राज्य की तटस्थता बनाम राज्य की अतटस्थता, एक दलीय शासन पद्धति, कार्य विधिक बनाम समुदाय? तो कौन सी नहीं है इनमें के उदारवादी समुदाय के बहस का लक्षण? तो एक दलीय शासन पद्धति, समुदाय, कार्य विधि बनाम। नेक्स्ट है, नीचे अभिकथन और कारक दिए गए हैं। अभिकथन है, प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का वैभिन्य अच्छे शासन के लिए असंगत है। यानी कि ज्यादा धन जो है एक अच्छे शासन के लिए गलत है, क्योंकि जहां तक सैनिक और शासकों का संबंध है, स्वयं धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने और कार्य को उपाय उसे बनाने में होना चाहिए। तो लेनिन जो प्लेटो जो थे, प्लेटो राजा को और सैनिक वर्ग को धन से इन चीजों से वंचित रखते हैं। वे मानते हैं कि राजा और जो सैनिक है वो केवल राज्य में बुराइयों को समाप्त करने और कोई उपाय उसे नहीं दिखा तो उस उपाय को खोजने में लगाने से, यानी जो समस्या
अपने राज्य के प्रति आ रही है, कोई विपदा है, तो उसको समाप्त करने में उनको अपना ध्यान लगाना चाहिए, ना कि धन को अर्जित करने में। तो दोनों ही चीजें ठीक है और व्याख्या भी ठीक है। प्लेटो जो है राज्य को तीन भागों में बांटता था। एक जो शासक था, सैनिक वर्ग था, और एक जो व्यापारिक वर्ग था, उत्पादक वर्ग कहता था जिसे। यानी जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग था उन्हें विवाह से संबंध बनाने, यानी कि जो परिवार बनाने से और धन अर्जित करने से और जमीन वगैरह खरीदने से, इन सारी चीजों से वंचित रखता है। सिर्फ जो उत्पादक वर्ग था उनको ये छूट देता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी पर लिखी निम्नलिखित पुस्तकों को अवरोही क्रम में सजाइए। तो रिचर्ड एटनब्रो और सी एफ एंड्रयूज, बी भट्टाचार्य और जे बी कृपलानी। तो महात्मा गांधी के ऊपर ये किताबें लिखी गई हैं। तो सबसे पहले जो रिचर्ड एर्बनो लिखते हैं इन सर्च ऑफ गांधी, सी एफ एंड्रयूज लिखते हैं महात्मा गांधी आइडियाज, बी भट्टाचार्य लिखते हैं एवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिक्स फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, और जे बी कृपलानी लिखते हैं गांधीयन थॉट। गांधीयन थॉट आती है बच्चों 1938 में, ये काफी बार पूछी जाती है, इसका आप याद रखना। नेक्स्ट है, सेंट ऑगस्टाइन की पुस्तक डी सोवियत सेविटेट डी कितने भागों में विभाजित है? 19 भागों में, 20 भागों में, 21 या 22? तो डी सिविटेट डी ये 22 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जे लेविल, सी बी कैफरसन, एंथनी डाउस या डी हेल्ड? तो ये एंथनी डाउस करते हैं। और अपने गुरु केनेथ एरो के, इनके गुरु कौन थे? केनेथ एरो। केनेथ एरो के सामाजिक विकल्प सिद्धांत से इन्होंने, ये जो है एंथनी डाउस जो है प्रजातंत्र के सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है? कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ या स्कोकपाल? तो ये बोलते हैं लेनिन। लेनिन कहते हैं कि क्रांति जो है वो उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है। और क्रांति जो एक मार्गदर्शक सिद्धांत के विश्वास का रास्ता दिखाती है। एक विश्वास होता है जिसके ऊपर आप जो है किसी भी दल श्रमिक के रूप में कार्य करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य डेविड ईस्टन के राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? पतन का कारण नहीं है बच्चा इसमें। तो इतिहासवाद, सामान्य सापेक्षवाद, वैचारिक आवासवाद या अति तथ्यवाद? तो वैचारिक आश्रयवाद जो है वो उसके राजनीतिक सिद्धांत का पतन का कारण नहीं है। नेक्स्ट है, तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब विकसित हुई? तो तुलनात्मक राजनीति जो है कब विकसित हुई एक स्वतंत्र, उसमें 1970, 60, 50 या 30 के दशक में? तो ये हुई थी 1960 के दशक में। तुलनात्मक राजनीति की अध्ययन जो है बच्चों वो बहुत पुराना है। तकरीबन तकरीबन अगर देखा जाए तो 2500 साल पुराना है। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसके बाद काफी नई चीजें देखने को मिलती जो तुलनात्मक राजनीति को और ज्यादा विकसित कर देती थी। हार्वर्ड के अनुसार किसी व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? व्यापकता, परस्पर निर्भरता, सीमाओं का अस्तित्व, संसाधनों की उपलब्धता? तो कौन कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं व्यापकता, परस्पर निर्भरता और संसाधनों की नहीं, सीमाओं का अस्तित्व। 1, 2 और 3 डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य परिवर्तन, प्रतिपुष्टि और अधिगम की संकल्पनाओं का उपयोग किया है? डेविड ईस्टन, कार्ल ड्यूस, गैब्रियल आलमंड, लुशियन पाई? तो ये करते हैं कार्ल ड्यूस। कार्ल ड्यूस का यह मानना था कि जो संचार सिद्धांत है वो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की मात्रा के संबंध में सुनिश्चित सूचना दे सकता है। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। सकारात्मक प्रतिपुष्टि, अविकसित का विकास, कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय एक
संगठित मानव समूह। तो सकारात्मक प्रतिपुष्टि करते हैं कार्ल ड्यूस। अविकसित का विकास जो करते हैं आंद्रे गुंडर फ्रैंक। और कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण करते हैं एडवर्ड सिल्स। और राष्ट्रीय एक संगठित का ओटेगा गैस्टस। तुलनात्मक राजनीति में संस्कृति पर बल देने निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रमुख बना? 1950, 60, 70, 70 के दशक में। तो ये बना 1960 के दशक में। अपद्रव और प्रदर्शन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? संस्थागत हित समूह के, संघ का हित समूह, गैर संघ का हित समूह या अप्रतिमानित समूह हित। तो उपद्रवाद और प्रदर्शन जो है वो अप्रतिमानित हित समूह के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किसने वैधता को उस सदस्य के पक्ष में दोष सिद्ध करने की सत्ता को स्वीकार करना और उसका पालन करना सही और उचित है के रूप में परिभाषित किया? तो डेविड स्टन, सिमोर लिस्पेट्स, मार्क सचमैन या कार्ल फेडरिक। तो ये करते हैं डेविड इटसन। डेविड इटसन ने जो है अपनी व्यवस्था सिद्धांत के विश्लेषण के क्रम में इसको निवेश और निर्गत नामक दो श्रेणियों में उल्लेखित किया था। निम्नलिखित में से किसने निर्भरता को उपनिवेशी निर्भरता, वित्तीय औद्योगिक निर्भरता और प्रौद्योगिक औद्योगिक निर्भरता में वर्गीकृत किया? आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने, डॉस संटोज ने, मॉरिस वोल्टस्टाइन ने या समीर अमीन ने। तो ये कहते हैं डॉस सेंटोज। डॉस सेंटोज ने निर्भरता को उपनिवेशी निर्भरता, वित्तीय औद्योगिक निर्भरता और प्रौद्योगिक औद्योगिक निर्भरता में वर्गीकृत किया था। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जयप्रकाश नारायण के दलविहीन लोकतंत्र का लक्षण नहीं है? राजनीतिक शक्ति का वितरण, चयनित निकायों द्वारा प्रतिनिधियों की सतत निगरानी, अधिकतम दुष्प्रचार या सापेक्षिक रूप से कम खर्चीला चुनाव। तो जय नारायण प्रकाश की दलविहीन लोकतंत्र के लक्षण में नहीं था अधिकतम दुष्प्रचार। भारत में खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस सुल्तान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हुआ था? तो सऊदी अरब, तुर्की, ईरान या इराक। तो खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, तो तुर्की के खिलाफ के समर्थन में आंदोलन था। और यह कब था? 19 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रीट अवर न्यायाधिकरण के लिए जारी की जाती है जिसे अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में से मना किया गया? उत्प्रेक्षण, निषेध, अधिकार पर्चा या परमादेश। तो परमादेश जो है रीट उच्चतर न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे अवसर न्यायालयों को और अन्य न्यायाधिकरण के विरुद्ध जारी किया जाता है जिनसे अपनी अधिकार का प्रयोग करने से मना किया जाता है। नेक्स्ट है 16वीं लोकसभा का अल्पकालीन अध्यक्ष कौन था? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, कमलनाथ, एल के अडवाणी। तो कांग्रेस के विशिष्ट नेता कमलनाथ जो हैं को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 16वें लोकसभा में आपातकालीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था और बाद में सुमित्रा महाजन को अध्यक्ष बना दिया गया था। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। एस खिलनानी लिखते हैं ए आइडिया ऑफ ए इंडियन, द आइडिया ऑफ ए इंडियन। रजनी कोठारी लिखती हैं द स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस। आर गुहा लिखते हैं द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी।
और अतुल कोहली लिखते हैं द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस प्रणाली संकल्पना से संबंध है? मॉरिस जोन्स, पॉल आर ब्रास, रजनी कोठारी या सुबुत्रो के मित्रा। तो रजनी कोठारी जो हैं कांग्रेस प्रणाली से संबंधित हैं। भारत में कॉलोजियम व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में या केंद्र राज्य संबंधों में? तो कॉलोजियम व्यवस्था जो लागू की सबसे पहले न्यायपालिका में। और कॉलोजियम व्यवस्था के अंतर्गत जो 1993 के बाद उच्चतम न्यायालय में 3 विशिष्ट सदस्यों की समिति जजों की नियुक्ति करती है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए अहर नहीं है? तो राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक आदेश, शिष्टा नैतिकता, स्वायत्तता की मांग या न्यायालय की अवमानना। तो यह है स्वायत्तता की मांग। कथन कारक दिया गया है। कथन है भारत में दलीय व्यवस्था के रूपांतरण को सरकार के 2 स्तरों पर विशेष रूप से राज्य स्तर पर शक्ति का केंद्रीकरण हुआ। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रीय दल शक्तियों के विकेंद्रीकरण के प्रति कम इच्छुक है। तो दोनों बातें ठीक है, ए आंसर राइट हो जाएगा। जो 1967 में भारतीय केंद्र स्तर पर अधिकांश राज्य जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्राध्यापित करते थे, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मोस्टली अधिकांश राज्यों में थी 1967 तक। और इस पार्टी ने जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की धुरी रही थी 1977 तक, जब केंद्र में बहुमत रहा इनका इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और 1967 में कई राज्यों में मिलीजुली सरकार बनी। इसके बाद कभी कांग्रेस की और कभी गैर कांग्रेस मिलीजुली सरकारों की सम्मिलित शुरू हो गई थी। निम्नलिखित में से किसमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए? तो सबसे पहले कौन से आते हैं? तो सबसे पहले आते हैं कुमार सेन। कुमार सेन ये रहते हैं 1950 से 1958, 50 से 58। फिर रहते हैं एस पी सेन वर्मा, ये रहते हैं 67 से 72। फिर रहते हैं टी एन शेषन, ये रहते हैं 90 से 96। फिर आते हैं जे एम लिंगदो, ये रहते हैं 2001 से 4 तक। भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से कौन से विशेष प्रावधान किए गए? लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण, केंद्र सरकार द्वारा कल्याण हेतु विशेष अनुदान देना, सार्वजनिक सेवाओं और रोजगार में सीटों का आरक्षण, शिक्षा संस्थानों में सीटों का आरक्षण। तो क्या करते हैं ये सभी चीजें जो हैं जनजातीय अनुसूचित जनजातियों के लिए करते हैं। तो ए बी सी डी यानी 1 2 3 4 सभी चीजें ही करते हैं। उस विधेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत की जाने वाली सभी मांगों तथा संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं? विनियोग विधेयक, मांग विधेयक, मुद्रा नीति विधेयक या वित्त विधेयक? तो संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि भारत की जो भी संचित निधि है वो विधि सिवाय धन के छोड़ के सभी का वो कर सकती है, यानी जो विनियोग विधेयक है ये धन को छोड़कर सभी चीजों को प्रस्ताव पारित कर सकती है। भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन को कहाँ जमा किया जाता है? समकेतिक निधि में, कोष में, लोक लेखा आकस्मिक निधि में। तो ये क्या जाता है लोक लेखा में, पब्लिक अकाउंट में।
सूची 1 को 2 से मिलान करना है। समितियां हैं और गठन का वर्ष है। तो अशोक मेहता समिति का गठन कब होता है? 1977 में। काराधन जांच समिति का गठन होता है 1953-54 में। स्थानीय वित्त जांच समिति का गठन होता है 1949-51 में। और जीवी के राव समिति का गठन होता है 1985 में। निम्नलिखित में कौन सी वेबर की नौकरशाही की विशेषता है? व्यवसायिक योग्यता के आधार पर चयन, अनुबंधन के आधार पर नियुक्ति, स्टाफ के सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं और कार्मिक पद छोड़ने के लिए स्वतंत्र होता है। तो वेबर की ये सारी ही व्यवस्थाएं थी। तो वेबर की जो विशेषताएं थी नौकरशाही की, उसमें क्या था? व्यवसायिक योग्यताओं के आधार पर चयन था, अनुबंध के आधार पर नियुक्ति थी, स्टाफ के सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते थे, कर्मिक पद छोड़ने के लिए स्वतंत्र होता था। अगर उसको दूसरी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है तो वो अपनी पहली अपॉर्चुनिटी को छोड़ सकता है। स्पष्ट श्रम विभाजन होता था कि आपको पहले डिफाइन कर दिया जाएगा कि आपको क्या कार्य करना है। निश्चित कार्य अवधि होती थी कि किस से किस टाइम तक आपको कार्य करना है। और अवैयक्तिक कार्य विधियां होती थी। तो ये 7 विशेषताएं थी वेबर की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशासकीय संगठन के क्षेत्रीय सिद्धांतों को की हानियों के संदर्भ में गलत है? गलत पूछा है इसने। बड़े क्षेत्रों के लिए अनुरूप प्रकाशन की एकरूपता कठिन हो जाती है, स्थानीयता को बढ़ावा देता है, क्षेत्रीय हितों का आधिपत्य। तो इसमें गलत हो जाता है, बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व प्रचलित योग्यता प्रणाली का विकल्प नहीं है? विनियम विनिमय प्रणाली, लूट प्रणाली, कार्यालय विक्रय या संरक्षण प्रणाली। तो पूर्व प्रचलित योग्यताओं में से जो है विनिमय प्रणाली नहीं था। नेक्स्ट है, मास्लो द्वारा प्रतिपादित मानवीय आवश्यकताओं के पदक्रम में निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सुरक्षा, सामाजिक, आत्मसम्मान, जैविक, आत्म प्रशिक्षण। तो वो करता है जैविक सुरक्षा, सामाजिक, आत्मसम्मान, आत्म प्रशिक्षण। डी आंसर राइट हो जाएगा। मैस्लो क्या कहते थे? मैस्लो का मानना यह था कि बच्चों, एक समय पर एक व्यक्ति के लिए एक आवश्यकता को पूर्ण करने का लक्ष्य होता है, और जब वह उस आवश्यकता को से संतुष्ट हो जाता है तो वह उससे उच्च आवश्यकता की पूर्ण करने में लग जाता है। यानी कि नॉर्मल सी बात है कि आदमी अपनी एक टाइम पे एक चीज को पूरी करने के लिए लग जाता है, और जिस टाइम पे वो उस चीज से संतुष्ट हो जाता है, वो पूरी हो जाती है, फिर नेक्स्ट को सोचता है, फिर नेक्स्ट के लिए चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट की सिफारिश पर ब्रिटेन में योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई? फुलटन कमेटी रिपोर्ट, नॉर्थकोट टेवरलैंड रिपोर्ट, रेड क्लिफ मोड कमीशन रिपोर्ट या टॉमलिन कमीशन रिपोर्ट। तो किस के आधार पर किया गया था? ब्रिटेन में किया गया था नॉर्थकोट ट्रेवलियन रिपोर्ट के अनुसार, जो वहाँ की भर्तियों में योग्यता को आधारित भर्ती प्रक्रिया करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायफ अल रोधन ने अपनी पुस्तक सस्टेनेबल हिस्ट्री एंड डिग्निटी ऑफ मैन में राष्ट्रीय सुशासन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम मानदंड सम्मिलित नहीं किया? तो साम्यता और समावेशन, कानून का शासन, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था या पारदर्शिता। तो इसने अपनी पुस्तक सस्टेनेबल हिस्ट्री एंड डिग्निटी ऑफ मैन में नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था को प्रतिपादित नहीं किया था। नेक्स्ट है, सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी के संबंध में जब एक अधिकारी विधिक कर्तव्य अनुपालन में असफल हो जाता है, यह क्या कहलाता है? अवैध कर्म, अपकृत्याकरण या कृत्याकरण या कर्त्यापकरण। यानी कि जब कोई भी एक अधिकारी बैठा है और उससे कुछ गलत काम हो जाता है ऑन ड्यूटी,
तो कहलाता है कृत्याकरण। सी आंसर। नेक्स्ट है, स्वीडन में ओम्बड्समैन निम्नलिखित में से कौन से कार्य कर सकता है? न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य कर सकता है, व्यक्तिगत शिकायतों पर कार्रवाई कर सकता है, संसद सदस्यों के विरुद्ध कार्य कर सकता है, या स्वयं संज्ञान लेते हुए कार्य कर सकता है। तो वो कर सकता है, न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य कर सकता है, व्यक्तिगत शिकायतों पर कार्रवाई कर सकता है, और स्वयं संज्ञान लेते हुए कार्य कर सकता है। तो 1 2 4। खेल सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर शीर्षक की प्रमुख कृति के से गहन रूप से श्रेणी है। इसके लेखक हैं मार्टन कापलैन, जॉन वॉक, वान न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गेनस्टर, या कार्ल डेच, या माइकल हास। तो इसके लेखक हैं जॉन वॉन न्यूमैन। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि राजनीति के संदर्भ में शक्ति का अर्थ है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और क्रियाओं पर शक्ति? यानी राजनीति के संदर्भ में शक्ति का अर्थ क्या है, यानी पॉलिटिकल पावर क्या है कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और क्रियाओं पर शक्ति। तो जॉर्ज सजनबर्ग, हरमन हेलर, हांस के मर्गेनथाउ, या बर्ट्रैंड रसेल। तो ये कहते हैं हान मर्गेनथाउ। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 से मिलान करना है। SALT-2 सार्मिक शस्त्र परीक्षण वार्ता सोल्ट 2 की कब हुई थी? ये हुई थी 1979 में। PTBT आकांक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये हुई थी 1963 में। शक्ति प्रस्ताव के लिए अणु 1953, और INF ट्रीटी हुई थी 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक ने शीत युद्ध के पश्चात नव स्थिरता के विकास में योगदान दिया? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दबाव, रीगन और गोर्बाचेव द्वारा INF ट्रीटी पर हस्ताक्षर, मुक्त अफ्रीकी राष्ट्र के रूप में नीबिया का उदय, या फार्स की खाड़ी में RDF का प्रयोजन। तो ये नव स्थिरता जो विकास का योगदान दिया था रीगन और गोर्बाचेव द्वारा INF ट्रीटी पर हस्ताक्षर। और ये कब संपन्न हुआ था? 1985। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। उत्तर स्वतंत्रता काल में भारत ने विदेश नीति के अंतर्गत गुटनिरपेक्षता को चुना क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता के लिए अभिकथन था। तो ये दोनों ही राइट हैं और ये आंसर राइट हो जाएगा। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए पहली बार मांग कब की गई? 13 शिखर सम्मेलन में, डरबन शिखर सम्मेलन में, या कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन में, या अल्जीरियस शिखर सम्मेलन में? तो ये कब की गई थी? सितंबर 1973, अल्जीरियस शिखर सम्मेलन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ के लिए सही नहीं है? प्राथमिक आसियान शिखर बैठक नवंबर 2002 में हुई थी। आसियान ने वर्ष 1995 में दक्षिण पूर्व एशिया परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित किया। आसियान व्यापार बाधाओं को हटाने तथा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक संबंध विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है। भारत वर्ष 1991 में आसियान का पूर्ण वार्ता सनोवर हो गया था, साझेदार हो गया था। तो ये गलत है। निम्नलिखित में से किसने इसका प्रयोग किया था? संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता पर बल देने के लिए एकजुटता के नाम पर सहभागी का कार्य कर रहा है।
विस्टन चार्लिस चर्चिल, डेग हैमरसोल्ड, त्रिगवेली या वुडरो विल्सन। तो ये कहा था डेग हैमरसोल्ड ने। इनमें से कौन दुकानदारी कूटनीति का लक्षण नहीं है? यह शांतिपूर्ण दृष्टिकोण पर आधारित है। यह समझौतों के माध्यम से शांति स्थापित करने हेतु कूटनीति का एक साधन है। यह संतुलन के अच्छे व्यवसाय के सिद्धांत पर आधारित है। यह केवल युद्ध द्वारा राष्ट्रीय हित की रक्षा के प्रयास करता है। तो यह समझौते के माध्यम से शांति स्थापित करने हेतु कूटनीति का एक साधन है, दुकानदारी कूटनीति। सकारात्मक शांति का अभिप्राय है युद्ध विराम से आत्मघाती दोस्तों के संगठन को रोकना, संबंधों का अनंतरण या युद्ध की सामाजिक संरचना। तो सकारात्मक शांति का अभिप्राय है संबंधों का अंतरण। सी राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे स्टाफ समाप्त करते हैं। शाम को फिर क्लास लेंगे। अब 3-4 दिन जितने बचे हैं सुबह शाम डेली क्लास होंगी। आपको 8 से 10 जितने प्रैक्टिस सेट हैं डेली मिलेंगे। और अभी नेक्स्ट जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ये 50 क्वेश्चन थे। और काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि केवल हिंदी में है, तो प्रैक्टिस सेट अब बाईलैंग्वेज आएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको डाल दिए जाएंगे। कोशिश रहेगी रीडिंग हिंदी में ही होगी उनकी, बट आपको इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों साथ साथ मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को बूस्टअप करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। दिन 2-3 बच गए आपके पास, और एक दिन पहले आप छोड़ दें, कुछ भी ना पढ़ें। ये मेरी पर्सनल राय है, आप लोगों को पर्सनल ओपिनियन है कि 26 को एग्जाम है, 25 को आप रिलैक्स रहें, आराम से खाना वाना खाएं, मौज मस्ती करें, और 26 को फ्रेश माइंड से आप एग्जाम देने जाएं। ये ना होगी प्रेशर प्रेशर में जो क्वेश्चन 25 को रीड आउट करोगे या एकदम से ज़्यादा पढ़ने ही सोचोगे तो 26 को कुछ समझ में नहीं आएगा। और एग्जाम में थोड़ा सा आराम से बैठ के शांति से क्वेश्चन को रीड आउट करके फिर क्वेश्चन को टिक मार्क करना। ओके, थैंक यू बच्चों, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर किया करो वीडियो को।